वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, पहले हम इसका क्या ओपन करते हैं, इसका हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट देखेंगे। आपके कंटेंट में पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं? आपके पीए फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर नंबर फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑन पेज नंबर 5। तो आज हम यही पढ़ेंगे। ये ओपन करिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ सभी बच्चे लिखिए अपनी कॉपी पर पार्ट फर्स्ट और इसे अंडरलाइन करिए अच्छे से। और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करिए जिस दिन ये इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस चैप्टर में। हाय चिल्ड्रन, इन दिस लेसन आई विल टीच यू अबाउट द इम्पोर्टेंस, फंक्शंस एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बता रहे हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस के बारे में कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी खासियत के बारे में कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके फंक्शंस के बारे में कि वो कैसे कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या काम है उसका, और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि वो कैसे बना, ये कैसे उसके अंदर उसकी जनरेशन्स के अंदर या उसकी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे आए। पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं हम। कंप्यूटर ज़रूरी क्यों है, उसकी ज़रूरत के बारे में बताते हैं। करेंट टाइम पीरियड इज़ अ मॉडर्न एरा, इट हैज़ डेवलप ऑन द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। करेंट टाइम पीरियड मतलब आज का जो ज़माना है वो मॉडर्न एरा का है, मतलब मॉडर्न टाइम चल रहा है ये। इट हैज़ डेवलप ऑन द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। और ये जो हमारा ज़माना है, हमारा जो ये पीरियड चल रहा है, ये क्या है? साइंस और साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर, किसकी वजह से डेवलप्ड है? फाउंडेशन ऑफ साइंस, साइंस की फाउंडेशन की वजह से और साइंटिफिक मेथड की वजह से। अगर साइंस और साइंटिफिक मेथड हमारे पास नहीं होंगे तो ये डेवलप नहीं होगा। हमारा जो मॉडर्न टाइम है इसमें हमें साइंटिफिक मेथड और साइंस की बहुत ज़रूरत है। Development of computer has contributed its progress indulging in each and every field of human life। अब जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट के साथ साथ कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कंट्रीब्यूट किया है, बांटा है। मतलब कंप्यूटर के डेवलपमेंट में की वजह से हम लोगों की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुआ है, हम लोग को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है एक तरह से। जैसे कि अगर कंप्यूटर डेवलपमेंट नहीं होता तो हर फील्ड में, ह्यूमन लाइफ के हर फील्ड में कंप्यूटर के डेवलपमेंट की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। Invention of computer has revolutionized the entire world for the last latest modern development। क्या है ये कह रहे हैं, जैसे जैसे एवोल्यूशन आया कंप्यूटर में, रेवोल्यूशन आया, चेंजेस आए। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर इन्वेंशन हुआ उसके बाद रेवोल्यूशन आ गया, एक तरह का चेंज हो गया, पूरा मॉडर्न डेवलपमेंट आ गया, लेटेस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट। उससे पहले हमें जब कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था तो काउंटिंग भी हम फिंगर पे कर रहे हैं और बाकी सब वर्क हम रजिस्टर हाथ से, और मतलब बहुत सारे ऐसे जैसे जॉब फील्ड के काफ़ी काम हैं वो हमें हाथ से करने पड़ते थे, कुछ डाटा उसमें गलत हो जाया करता था। तो इसी तरह से कंप्यूटर के आने से हमारे मॉडर्न डेवलपमेंट आए। ठीक है, लेटेस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट में क्या हुआ? रेवोल्यूशन आ गया, रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट मच ओल्ड बट इट इज़ ओनली ऑफ अराउंड 3 डिकेड्स। अब जो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है कंप्यूटर की। ये क्या है? 3 डिकेड्स के बारे में बात करते हैं। 3 डिकेड्स हुए हैं बस हिस्ट्री के अगर बात करें तो 3 डिकेड्स पहले की बात है। डिकेड्स कहते हैं 10 साल को। ठीक है, तो 3 डिकेड्स की बात करते हैं कि वहीं 3 डिकेड से पहले की अगर बात करें तो वो कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में ही बताएगा सब। क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर इज़ अनलिमिटेड। और जो कंप्यूटर की सिग्निफिकेंस है, ज़रूरत है जो, वो अनलिमिटेड है। मतलब उसकी इतनी ज़रूरत है कि हम उसे मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बस यहाँ पर आके ज़रूरत ख़त्म हो गई कंप्यूटर की। ठीक है, हर फील्ड में कंप्यूटर की ज़रूरत है। देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड ऑफ डेवलपमेंट वेयर कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैव नॉट एंटर्ड। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा फील्ड है ही नहीं जहाँ पर हम कहें कि वहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत ना हो। हर जगह अब कंप्यूटर का यूजेस हो रहे हैं, हर जगह उसकी फील्ड्स, हर फील्ड में कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हो रहे हैं। ठीक है, You can see unlimited significance and relevance of computers in several fields as mentioned below। अब ये कुछ फील्ड्स और जगहें बताइए जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूजेस करते हैं। पहला क्या है? स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि स्कूल में या इंडस्ट्रीज़ में या कहीं पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हम कंप्यूटर के यूजेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज रेलवेज और एयरवेज। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। कैसे? रेलवेज़ में या एयरवेज में हम कंप्यूटर के यूज़ करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिफेंस फॉर कंट्री या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशन जहाँ पर टीचिंग की जाती है, वहाँ पर स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के लिए। और डिफेंस फॉर कंट्री, कंट्री के डिफेंस के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं।
एजुकेशनल रिसर्च, फोर्थ पॉइंट रिसर्च इन मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट और टेक्निकल एरियाज़। और जैसे कि मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम रिसर्च जो करते हैं मेडिकल में मेडिसिन्स को लेकर, या कोई जैसे कोई चेकअप होता है उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या टेक्निकल एरियाज़ हैं वहाँ पर कंप्यूटर के यूजेस होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस या मिल्क बूथ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर, या मिल्क बूथ जहाँ पर मिल्क की जैसे कोई फैक्ट्री लगी है बड़ी, या प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का वहाँ पर, ठीक है। इन जगह पर क्या होता है, कंप्यूटर के यूजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंट सेंटर्स, इंक्वायरी ऑफिसेज, मार्केटिंग ऑफिसेज। और जैसे कि डॉक्यूमेंट सेंटर है, या इंक्वायरी ऑफिसेज है, या मार्केटिंग ऑफिसेज है। नेक्स्ट पॉइंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, सेटिकल्स पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल्स पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल्स। हॉस्पिटल्स में हम यूज़ करते हैं, डिस्पेंसरीज में यूज़ करते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, रेडियो सर्विसेज, प्रेस, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, न्यूज़ चैनल्स, नेवी, पुलिस डिपार्टमेंट, एयरफोर्स, ऑर्डेंस फैक्ट्रीज़। ये सब जगहें बताइए हमें जहाँ जहाँ कंप्यूटर के यूज़ हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। ऑन पेज नंबर 6, नेक्स्ट पेज, डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, ये तो पता चल गया हमें कि कंप्यूटर के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है का, ठीक है। तो इसके बारे में बात, हिस्ट्री अभी मतलब हमने पढ़ा नहीं है, बस यही बताया हिस्ट्री में बस हमें ये बताया कब। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है, कितनी है, 3 डिकेड पुरानी है बस। 3 डिकेड पहले के अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? अ कंप्यूटर इज़ अ ट्रूली वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक ट्रूली मतलब सच्ची में अगर बात करें तो कंप्यूटर ही एक ऐसी वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट कैन परफॉर्म स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या कर सकती है? स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ ऑपरेशन मतलब अलग अलग तरह के सीरीज ऑफ ऑपरेशन, सीरीज ऑफ टास्क पूरे कर सकती है, काम पूरे कर सकती है। द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ऑन अ सेट ऑफ इनपुट और डेटा टू प्रोड्यूस डिजायर्ड। क्या है जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कैसे देते हैं? एक इनपुट या डेटा के फॉर्म में हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, फिर वो हमें प्रोड्यूस कर देती है प्रोड्यूस डिजायर्ड वे, मतलब हमें एक आउटपुट फॉर्म में हमें उसका रिजल्ट दे देता है। Being a machine, it does not execute its functions carefully or independently। क्या है? जैसे कि एक मशीन है ये भी, तो इट डज़ नॉट एग्जीक्यूट इट्स फंक्शंस क्रिएटिवली और इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि अगर ये मशीन है तो अपने आप मतलब फंक्शन जो है, इसके काम जो है ये क्रिएटिवली और इंडिपेंडेंटली अपने आप ही करती हो, ठीक है, ये करता हो, सॉरी नॉट करती हो, करता हो, ठीक है। इट परफॉर्म्स ओनली व्हेन आस यूजर इंस्ट्रक्ट्स टू डू इन स्पेसिफाइड टर्म। क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि ये कंप्यूटर हमें पता है कि मशीन है, मगर ऐसा नहीं है कि वो अपना काम खुद ही क्रिएटिवली और इंडिपेंडेंटली अपने आप कर लेता हो। इसके लिए क्या चाहिए? जब वो परफॉर्म करता है तो कोई यूज़र चाहिए, उससे यूज़ करने वाला चाहिए, कंप्यूटर को चलाने वाला चाहिए, जो इसे इंस्ट्रक्ट देगा। इंस्ट्रक्टर होना चाहिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि स्पेसिफाइड टर्म में कि तुम्हें यही काम करना है, हम उसे ऑर्डर देंगे तब वो उसे फॉलो करेगा, हमें उसका आउटपुट देगा। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। और ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पे, बट वर्क इन अ सिंपली थ्योरी एज फॉलो। मगर जो वर्क करता है बेस्ड किस पे है? कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पे। बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत मतलब मिक्स है, जैसे कहते हैं ना गुच्छा जैसे कहते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी हम समझना बहुत मुश्किल है। मगर जो इसका सिंपल थ्योरी पे ये वर्क करता है, काम किस पे करता है? बहुत सिंपल थ्योरी पे, जैसे हम इजीली समझ सकते हैं। क्या है वो? IPO थ्योरी जिसे कहते हैं, इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा और आउटपुट यानी रिजल्ट। इन दिस चैप्टर द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग विल बी टॉट टू यू। इसमें क्या है? कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा शुरुआत से लेकर। ओल्ड डिवाइस फॉर कैलकुलेशन, अब स्टार्ट होता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। 1 बाय 1 हम जनरेशन्स और उसके डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पहले क्या था? कैलकुलेशन के डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जो पुराने डिवाइसेस थे जो कि हम यूज़ करते थे कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस और मशीन्स। ये क्या है? कुछ अर्ली पुरानी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस और मशीन्स के बारे में बात करते हैं जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी। पहले क्या है? एबेकस क्या है? द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज डिज़ाइन इन 3500 BC। ये एबेकस जो है पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसे हम गिनती के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे और यूज़ करते हैं। और कब बनी थी ये? 3500 BC में, ठीक है।
Abacus contains rings like beads. These slides on wire as left right और up down. क्या है ये एबेकस जो है, इसमें क्या होता है, बीड्स की तरह, मोती जो होती है, तस्बीह की दाने जो होते हैं उसकी तरह छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं उसके अंदर, और वो वायर में लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे जो है हम मूव कर सकते हैं उन्हें। हेवन एंड अर्थ आर कॉल इट्स टू पार्ट्स, और इसके दो पार्ट को हेवन और अर्थ कहा जाता है। दे आर इन वेरियस कलर, और ये अलग अलग कलर में हम बनाते हैं या बनते हैं या होते हैं, मौजूद हैं। The Chinese abacus is manufactured with 13 columns with 2 beads on top called heaven and 5 beads below called earth. ये जो पाँच बीट्स जो नीचे होती हैं और जो 2 बीट्स ऊपर होती हैं, मतलब दाने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। मैन्युफैक्चर विद 13 कॉलम, 13 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 13, 1 2 3 4 ऐसे करके ये 13 कॉलम होते हैं पूरे, ठीक है। जो चाइनीज़ अबेकस में होता है उसमें 13 कॉलम होते हैं, और 2 बीट्स ऊपर होते हैं, मतलब 2 दाने ऊपर होते हैं, 2 मोती के दाने जो ऊपर होते हैं बीट्स, और 5 मोती ऊपर नीचे होते हैं, 5 दाने नीचे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दाने, 5 बीट्स नीचे होती हैं। उन्हें नीचे वाले को क्या कहते हैं, हम अर्थ कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हम हेवन कहते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी सॉल्व ऑन इट। अब इस पे हम क्या क्या कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस पे हम कर सकते हैं। फिर दूसरा आया कैलकुलेशन डिवाइस, पास्कल्स मशीन फॉर एडिशन। ये पास्कल्स मशीन है एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड इन 1642 में इन्होंने, ये ब्लेज पास्कल ने, ये साइंटिस्ट का नाम है ब्लेज पास्कल ने, इन्होंने मशीन निकाली है पास्कल्स मशीन फॉर एडिशन के लिए, यानी जोड़ के लिए, ठीक है। इट वॉज नोन एज फर्स्ट गियर ड्राइवन कैलकुलेटर, और इसे क्या कहा जाता है, पहला गियर ड्राइवन कैलकुलेटर कहा जाता था। इनफैक्ट जस्ट एन एडर, यानी सिंपली एडर, यानी जो सिर्फ कैलकुलेटर तो सारे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है, डिवीजन भी करता है, माइनस भी करता है, मतलब सब्ट्रैक्शन करता है और एडिशन करता है, मगर इनका ये जो फर्स्ट गियर ड्राइवन कैलकुलेटर था इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही हो रहा था, एडर ही था, तो एक तरह से जस्ट एन एडर था। पास्कल्स एडिंग मशीन वॉज ऑपरेटेड बाई डायलिंग व्हील्स एंड डायल्स इन 1642 में इन्होंने कैसे यूज़ करते थे ये पास्कल्स एडिंग मशीन वॉज ऑपरेटेड बाई डायलिंग व्हील, खाली व्हील को डायल करते थे और डायल्स होते थे उसे हम घुमाया करते थे, उससे फिर एडिशन किया करते थे। द मशीन वॉज कैपेबल टू कैरी आउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली, और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही खाली अपने आप हुआ करता था, मतलब हमने नंबर डायल कर दिए या डायलर जो होता था उससे नंबर नोट कर दिया और फिर वो ऑटोमेटिकली हमें आंसर दे दिया करता था। लेबनिज कैलकुलेशन डिवाइस, अब लेबनिज कैलकुलेशन डिवाइस क्या है, गॉटफ्रेड लेबनिज क्या है, ये साइंटिस्ट हैं, कौन है ये साइंटिस्ट जिन्होंने ये मशीन बनाई। द मैथमेटिशियन मेड अ कैलकुलेटर इन 1690, ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कैलकुलेटर बनाया 1690 में। इट कुड कैरी आउट एडिशन, ये क्या कर सकता था कि एडिशन कर सकता था, इस कैलकुलेटर से एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे एंड डिवीजन ऑफ नंबर, और इससे हम डिवीजन भी कर सकते थे। Leibniz stated that binary numbers would be very useful in mathematics. He explored the modern binary numbering system. और इन्होंने क्या कहा, Leibniz stated that binary number would be very useful in mathematics. इन्होंने ये बताया कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत यूज़फुल हैं, और उन्होंने क्या कहा, मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम को समझाया और एक्सप्लोर किया। बेबेजेस इंजन्स, यानी जो चार्ल्स बेबेज से बेबेजेस एस आया, कॉमन लगा के एस आया जिसके नाम के सामने, तो उसका मतलब होता है का, बेबेज का इंजन, बेबेजेस इंजन यानी बेबेज का इंजन। चार्ल्स बेबेज वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन हु प्रेजेंटेड आ स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822। इन्होंने क्या करा, चार्ल्स बेबेज ने, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, वॉज प्रेजेंटेड आ स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन, उन्होंने एक स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन बनाई 1822 में। इट वॉज अ लार्ज एज अ रूम, और वो कितनी बड़ी कैलकुलेटिंग मशीन थी, वो एक कमरे के बराबर की थी। सेकेंड पॉइंट, ही नेम इट द डिफरेंस इंजन, इसे इन्होंने नाम क्या दिया, डिफरेंस इंजन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चार्ल्स बेबेज के क्या कहते हैं इसे हम, स्टीम इंजन या स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन, और इन्होंने नाम क्या दिया इसे, द डिफरेंस इंजन। द डिफरेंस इंजन कुड कंप्यूट टेबल्स ऑफ नंबर सच एज नेविगेशन और लॉगरिथम।
ये जो डिफरेंस इंजन था या स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन थी, ये क्या कर सकती थी, ये क्या कर सकती थी, टेबल कंप्यूट कर सकती थी सच एज नेविगेशन और लॉगरिथम। कौन से नंबर के? जैसे लॉगरिथम और नेविगेशन जो नंबर हैं उनके टेबल्स कंप्यूट कर सकती थी, टेबल्स जो है काउंट कर सकते थे इनसे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो चार्ल्स बेबेज वॉज द फर्स्ट पर्सन हु जनरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज कौन थे? ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला या कंप्यूटर जो चीज़ है, वर्ड है, उसका कॉन्सेप्ट बताया। ही डेवलप अ फुली प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर, और इन्होंने ही पहला प्रोग्रामेबल यानी प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर जो इन्होंने बनाया था, ये पहला था। ही डेवलप अ फुली प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर, इन्होंने पहला प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया था। हेयर आफ्टर इन 1833 ही डिस्कवर्ड अनदर मशीन, इसके बाद 1833 में इन्होंने एक और अनदर मशीन बनाई। ही नेम इट द एनालिटिकल इंजन, और उसके बाद इन्होंने उसका नाम क्या दिया? जो इन्होंने 1833 में दूसरी मशीन बनाई थी, उसका नाम क्या पड़ा? एनालिटिकल इंजन। इन्होंने इसका नाम क्या दिया? एनालिटिकल इंजन। हॉलेट्स मशीन फॉर सेंसर्स, हॉलरेट्स यानी हॉलेट्स की मशीन। हरमन हॉलेट द अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, क्या है ये? स्टैटिस्टिशियन डिस्कवर्ड अ काउंटिंग मशीन टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए इन 1889। सेंसस मतलब सर्वे करने के लिए, सेंसस करने के लिए एक इन्होंने क्या बनाई? मशीन, हॉलेट मशीन, जिसका नाम था, बनाई किसने? हरमन हॉलेट ने बनाई। ये कौन थे? अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे। स्टैटिस्टिशियन क्या थे? अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन। डिस्कवर्ड अ काउंटिंग मशीन, इन्होंने क्या करा? डिस्कवर्ड की एक काउंटिंग मशीन, जिससे क्या करते थे ये? पॉपुलेशन, यूएसए की पॉपुलेशन 1889 में इन्होंने काउंट की थी, मतलब उसकी वहाँ की सेंसस किया था एक तरह का, मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ही कॉल्ड दिस मशीन एज टेबुलेटिंग मशीन, और इन्होंने इस मशीन को क्या नाम दिया? किस नाम से बुलाया इन्होंने? टेबुलेटिंग मशीन। दिस मशीन वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, और ये मशीन किस के बेस पर थी? एक पंच कार्ड के बेस पर यूज़ होती थी या वर्क करती थी। लेटर ही सेटअप कंपनी, इन्होंने फिर एक कंपनी सेटअप की, कंपनी बनाई। इट वॉज रीनेम एज IBM, और उसका नाम फिर क्या पड़ गया? IBM। हार्डवर्क मार्क फर्स्ट, हार्डवर्क मार्क फर्स्ट कौन है? हार्डवर्क मार्क फर्स्ट वॉज सेड टू बी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हार्डवर्क मार्क फर्स्ट क्या है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट लिंक इट्स वेरियस पार्ट, जिसमें इनके वेरियस पार्ट्स लिंक थे। हावर्ड एच हैकिन जो थे, इन्होंने क्या बनाया था? हावर्ड मार्क फर्स्ट, ठीक है, इनके नेम ही ऐसे होते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? हावर्ड एच एकिन। डिज़ाइन इट विद अनटायरिंग एफर्ट, मतलब इन्होंने ये बता रहे हैं, हावर्ड एच एकिन जो थे, इन्होंने हावर्ड मार्क फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसे अनटायरिंग एफर्ट के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इसे डिज़ाइन किया था, बनाया था। पेज नंबर 8, नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड मोर ऑथेंटिक देन अर्लियर डेवलप मशीन्स, और ये पहला एक ऐसा फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक था, पुराने डेवलप मशीन्स से बहुत ज़्यादा काफ़ी बेहतर था। ये रहा हार्वर्ड मार्क फर्स्ट की पिक्चर। ये कितना बड़ा कंप्यूटर है, देखिए पूरा एक रूम सा है, पूरी एक लॉबी की तरह उसमें रखा गया था। हार्वर्ड मार्क फर्स्ट इज सेड टू बी द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, और यहीं से हम कहते हैं कि बिगिनिंग हो गई थी, शुरुआत हो गई थी एरा ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर का ज़माना शुरू हो गया था। द रियल डॉन ऑफ द कंप्यूटर एज, यानी जो रियल डॉन ऑफ द कंप्यूटर एज थी, असली ज़माना जो शुरू हुआ था कंप्यूटर का, यहीं से शुरू हुआ था। ENIAC, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, फर्स्ट वर्ड हैं सबके, ENIAC एंड यूनाइवेक, यानी UNIVAC। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये किसके लिए स्टैंड होता है? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
दिस मशीन प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। इस मशीन से यानी एनआईएक एंड यूनिवेक जो मशीन्स थी, इससे क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ग्राउंड मिल गया, एक हमें मतलब एक तरीका मिल गया। एक दिस मशीन प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए इसने एक ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया, बना दिया, ठीक है, एक फील्ड दे दी इसे काम करने के लिए। The NIAC showed that high-speed digital computing was possible with the help of the then available vacuum tube technology। और इसमें क्या यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। इससे NIAC ने क्या बताया, क्या जाहिर किया, इसने ये शो कर दिया कि हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटिंग वॉज पॉसिबल, कि हाई स्पीड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग वॉज पॉसिबल, मतलब पॉसिबल थी उस ज़माने में भी, विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। किसकी मदद से, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की वजह से। जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर एकर्ड डिज़ाइन इट इन 1945। इसे किसने बनाया था, जॉन मॉचले ने और जे प्रेस्पर एकर्ड ने। कब बनाया था, 1945 में बनाया था। आफ्टर दिस यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी यूनाइवेक वॉज इन्वेंटेड बाई मॉचले एंड एकर्ड। फिर मॉचले और एकर्ड ने इसे फिर क्या बनाया, यूनाइवेक बनाया। कब, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या नाम है इसका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ तक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय मॉचले एंड एकर्ट। फिर किसने बनाया था ये, मॉचले और एकर्ट ने। इसके बाद किसके बाद, NIAC के बाद, NIAC के बाद क्या बनाया इन्होंने, यूनाइवेक। In 1951, the UNIVAC was said to be the first commercial electronic computer। और 1951 में सबसे पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा गया, यूनाइवेक को। It could work with text and न्यूमेरिकल डेटा फॉर इंस्टेंट कैलकुलेशन। और ये किस पे काम होता था, टेक्स्ट लिख दें हम उस पर, या न्यूमेरिकल डेटा को प्रोसेस करता था और बहुत ज़्यादा इंस्टेंट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था, मतलब बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे इसे। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं, उसकी जनरेशन के बारे में, मतलब उसके एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इज सेड टू बी इट्स जनरेशन। कंप्यूटर में जनरेशन किसे कहा जाता है, उसके एवोल्यूशन और डेवलपमेंट को कहते हैं हम। जो हम कंप्यूटर के अंदर एवोल्यूशन या चेंजेस आए या डेवलपमेंट आए, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो एक एक करके एवोल्यूशंस हुए हैं, उसके अंदर उसे हम क्या कहते हैं, जनरेशन कहा जाता है। कंप्यूटर के जनरेशन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की जनरेशन। Each generation is featured by more improvements than its earlier generation in the technology of computer। और जो ईच जनरेशन मतलब हर जनरेशन, जो नई जनरेशन निकल के आ रही थी कंप्यूटर के, उसके अंदर कोई ना कोई मोर इम्प्रूवमेंट या उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी या उसे अच्छा बेहतर बना के करते थे। यानी उसके जब एक जनरेशन नई जनरेशन आएगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट होते थे। यानी जनरेशन जो हमारी हैं, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आती गई, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट कंप्यूटर के अंदर आते गए। इट इज़ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या है, जनरेशन के अंदर क्या है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन किए गए, चेंजेस किए गए, ऑर्गेनाइज वे में बनाया गया उसे, एंड कंप्यूटर सिस्टम, और उसके कंप्यूटर सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया। एवरी न्यू जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर हैज़ अचीव द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट और चेंजेस। हर नई जनरेशन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट और चेंजेस जो है अचीव किए गए थे। कौन कौन से, प्रेजेंट कंप्यूटर हैज़ अचीव गुड स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी टू डू वर्क, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, नीट रिजल्ट, पोर्टेबिलिटी, वेराइटी एक्सेट्रा। जो हमने बताया जैसे कि हमारे इसमें जब इम्प्रूवमेंट आए और जनरेशन्स की चेंजेस हुए तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे कि प्रेजेंट कंप्यूटर के अंदर आजकल के ज़माने के जो कंप्यूटर है उसमें क्या क्या है, गुड स्पीड है, अच्छी स्पीड है, काफ़ी स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी है वर्क करने के लिए, या एक्यूरेसी कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो एक्यूरेट करता है कंप्यूटर, उसकी रिलायबिलिटी मतलब सच जो हम कर रहे हैं वो सच में ही करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें फेक हो, और नीट रिजल्ट होता है, उसका साफ़ सुथरा रिजल्ट होता है, पोर्टेबल होता है मतलब उसे हम रख सकते हैं, वैरायटी होती है, कई अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं उसे, काफ़ी साल तक उसे स्टोरेज ऐसा स्टोर कर सकते हैं कि हम उसे काफ़ी साल बाद यूज़ कर लें। ठीक है, तो डेटा के फॉर्म में हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं। इट हैज़ रिड्यूस्ड इट्स साइज, वेट, कीपिंग एंड ऑपरेशनल एरिया, कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, टेंशन एक्सेट्रा।
क्या हुआ, जब चेंजेस आने लगे, पहले कंप्यूटर कितना बड़ा हुआ करता था, कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था जैसे कि एक रूम में पूरा उसका सेटअप हुआ करता था। उसके बाद छोटे होते गए, छोटे होते गए, क्या है इसमें चेंजेस क्या हुए, साइज़ में चेंज हुआ, वेट में चेंज हुआ, कीपिंग एंड ऑपरेशनल एरिया, उसके ऑपरेशनल और रखने की जगह के एरिया में चेंज हुआ, मतलब उसका एरिया कम हो गया। कॉस्ट ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी टेंशन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स था बहुत ज़्यादा पहले, उसका वायर या उसके जो सेटअप था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, इजी टू यूज़ नहीं था, यूज़ करने में बहुत परेशानी थी, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, उसे यूज़ करना बहुत कॉस्टली हुआ करता था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मतलब यूज़ करता था। ठीक है, तो हम जब पुराने ज़माने के कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था, वो कॉस्टली था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 56 एंड इट्स फंक्शन। पहले जनरेशन की बात करते हैं कंप्यूटर की, कब से कब तक, जो 1940 से लेके यानी 1940 से लेके 56 तक अगर बात करें तो, और उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। क्या था ये, इट वॉज बिग एंड क्लमसी, वो बहुत बड़ा और क्लमसी था। क्लमसी मतलब बेढंगा, कोई शेप नहीं था उसका, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कहीं से ही बना दिया, ऐसे था। इट यूज़ वैक्यूम ट्यूब, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, ये है वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर्स दी हैं आपको। उसके बाद इट वॉज प्रोग्राम इन मैकेनिकल लैंग्वेज, और ये मैकेनिकल लैंग्वेज में प्रोग्राम थी। इट कंज्यूम मोर पावर, और ये बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करता था चलाने के लिए या चलने के लिए। इट जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट एंड रिक्वायर्ड बिग एयर कंडीशन, और इसके यूज़ होने से बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी और बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी। लॉट्स ऑफ पावर फेलियर एक्यूज, और बहुत ज़्यादा पावर फेलियर होता था, बहुत ज़्यादा पावर का लॉस होता था इसमें। एग्जाम्पल दिया यूनाइविक IBM 1650 की, इसमें किसमें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। ये कौन सा है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, यूनाइविक IBM 1650। यूनाइविक और IBM 1650 ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है, फर्स्ट जनरेशन की। उसके बाद सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, 1956-63, ये कब से कब तक है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर की कब से कब तक थी, 1956 से लेकर 63 की बात करें, यानी 1956 से लेके 1963 तक सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की। उसके फंक्शन की बारे में बात करते हैं अब। इट हैड मोर स्पीड देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसके अंदर ज़्यादा स्पीड थी एज़ कम्पेयर टू पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके मुकाबले ज़्यादा स्पीड थी। इट हैड ट्रांजिस्टर टू यूज़, इसके अंदर ट्रांजिस्टर होते थे यूज़ करने के लिए। इट हैड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसे यूज़ करने का ऑपरेटिंग सिस्टम था बाकायदा। प्रोग्रामिंग टुक प्लेस इन मैकेनिकल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई थी वो किस लैंग्वेज में हुई थी, मैकेनिकल और असेंबली लैंग्वेज में। इट कंसिस्टेड ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स टू स्टोर डाटा, और इसके अंदर क्या क्या होता था, मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स हुआ करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी यहाँ पर स्टोरेज सिस्टम भी मिलने लगा था सेकेंड जनरेशन में। कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और जो पहला जनरेशन कंप्यूटर था उसके मुकाबले उसके हिसाब से जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो छोटा साइज़ का हो गया था। दिस कंप्यूटर जनरेटेड लेस हीट, और ये कंप्यूटर लेस हीट, कम हीट निकलता था, कम गर्मी निकलती थी इसके अंदर से। इट कंज्यूम लेस पावर देन द फर्स्ट वन, और ये कम पावर यूज़ करता था पहले वाले जनरेशन के कंप्यूटर से। इसमें एनर्जी का लॉस कम होता था, पावर कम कंज्यूम होती थी, मतलब इसमें ये कम पहले से कम वो था कॉस्टली। इसकी एग्जाम्पल्स है IBM 140 और हनीवेल 200, ये इसकी दो एग्जाम्पल्स दी हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 10। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964-71 एंड इट्स फंक्शन, मतलब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन की बात, कब से कब तक, 1964 से लेकर 71, और उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या यूज़ करता था ये, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ हुआ था। सेकंड पॉइंट, इट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एट लो रेट, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही थी वो कम यूज़ करता था इलेक्ट्रिसिटी, इस कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती थी। इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। कीबोर्ड वॉज डेवलप टू गिव इनपुट इन इट, और उसमें कीबोर्ड भी आ गया, कीबोर्ड वॉज डेवलप इनपुट इन इट, यहाँ पर कीबोर्ड भी आ गया था कि हम उसमें कोई इनपुट या डेटा उसमें फीड करना है तो हम कीबोर्ड के जरिए फीड कर सकते थे। हाई लेवल लैंग्वेजेस वर डेवलप टू यूज़ इन इट, और उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हो गई थी कि हम उसे यूज़ करें इसके अंदर। एग्जाम्पल है इसकी IBM सिस्टम और IBM सिस्टम 360 एंड एप्पल 1, ये दोनों इसकी एग्जाम्पल हैं। किसकी एग्जाम्पल है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से लेकर प्रेजेंट की बात करें तो अब क्या है ये, अब तक की बात करें तो कौन सा जनरेशन चल रहा है, फोर्थ जनरेशन।
पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर वर डिज़ाइन टू यूज़ इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई या माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम आ गया, इसमें डिज़ाइन हुआ था टू यूज़ इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के अंदर क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई। सेकेंड, पोर्टेबल कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर इन दिस जनरेशन, और इस जनरेशन में पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, कि हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दें, ऐसे कंप्यूटर बना दिए गए थे। थर्ड, मोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज क्रिएटेड इन स्मॉल कंप्यूटर, और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती थी छोटे कंप्यूटर में ही। इट हैड स्टार्टेड टू कनेक्ट टुगेदर टू मेक नेटवर्क, और इसमें आपस में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, नेटवर्क क्रिएट करना शुरू कर दिया। इट फाइनली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, और इसी जनरेशन के साथ साथ हमारा इंटरनेट का भी डेवलपमेंट आ गया। फोर्थ पॉइंट, various types of memories with very high storage capacity and various types of memories with very high storage capacity and accessing speed were used in this computer। इसमें तरह तरह की स्टोरेज कैपेसिटी आ गई, तरह तरह की स्पीड एसेसिंग कैपेसिटी आ गई, मतलब इसके अंदर स्पीड डेवलपमेंट हो गया, स्टोरेज के अंदर डेवलपमेंट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो गई इसके अंदर, और मेमोरीज़ में वेरियस टाइप ऑफ मेमोरीज़ आ गई, मतलब हम जैसे अब यूज़ करते हैं पेन ड्राइव, CD, DVD, तो इसी तरह से कई तरह की स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल होने लगी फिर फोर्थ जनरेशन से। द इनपुट वॉज फेड थ्रू माउस, स्कैनर, साउंड एक्सेट्रा एज एन इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस भी हमारी काफ़ी आ गई, जैसे कि माउस, स्कैनर और साउंड, ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसके ज़रिए हम इनपुट हम अपना देते हैं। कैसे देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, इंटेल 4004 चिप और इंटेल प्रोसेसर फैमिली, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स फंक्शंस। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करें, घर फिफ्थ जनरेशन क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो किसके ऊपर है, वो किसके बेस पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है। ये क्या है, दे आर स्टिल इन डेवलपिंग कंडीशन, और ये अभी तक डेवलपिंग कंडीशन में है। जैसे कि हमें पता है आजकल हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद उससे अच्छा और बेहतर कंप्यूटर आ जाता है। तो वही कह रहे हैं, जो फिफ्थ जनरेशन हमारी जो जनरेशन चल रही है उसमें क्या है कि ये कंटिन्यू जो है, इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता रहता है। पहले मोटे वाले ये कंप्यूटर होते थे, बड़े वाले चौड़े चौड़े होते थे, भारी होते थे, उसके बाद फिर LCD आ गई, फिर उसके बाद और पतले हो गए, मतलब ये चेंजेस होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि इनके अंदर डेवलपमेंट आते जा रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो इसमें लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंटेलिजेंसी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर ये डेवलपमेंट होता ही जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। दे हैव सर्टेन एप्लीकेशंस, इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं लाइक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि अब ये वॉइस भी हमारी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं। पहले क्या था, सिर्फ कीबोर्ड से हम टाइप करके उसे ऑर्डर देते थे या इंस्ट्रक्शन देते थे, अभी हमारी वॉइस सुन लेता है। The use of parallel processing and superconductor is assisting to make artificial intelligence a reality। और जो artificial intelligence की बात करें अगर हम, तो parallel processing और superconductor को अगर हमने जब यूज़ करा तो इससे क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर इसे हकीकत में बदल दिया। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी आ गई। द ऑब्जेक्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ टू डेवलप डिवाइसेज दैट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, इसमें क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है बस डिवाइसेस के अंदर। किस डिवाइसेस के अंदर, कि हम नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं उसे हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ। किस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, काफ़ी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टूल्स आ गए, इनपुट टूल आ गए, जिसके ज़रिए हम जो है हमारी क्या है वो रिस्पॉन्स कर पाए, कंप्यूटर हमारी आवाज़ को या वॉइस को समझ पाए। तो और या कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्कैनर है, बहुत सारी ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। दे वुड बी कम्पिटेंट टू लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट है, मतलब प्रॉपरली है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट क्वालिटी है, या एफिशिएंट है। कम्पिटेंट मतलब एफिशिएंट या कैपेबल ऑफ लर्निंग, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप अगर हमें पढ़ना है या कुछ लर्निंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट है, मतलब कैपेबल है, लायक है और एफिशिएंट है। मेरिट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेरिट्स के बारे में बताते हैं, उसकी खूबी के बारे में, अच्छाई के या उसके फ़ायदे के बारे में। मेरिट्स, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमें सबको ही पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ईच मशीन मेक अवर टास्क ईजियर, और सारी ही मशीन हमारे टास्क को, हमारे काम को आसान बना देती हैं। देयरफॉर
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर इज़ टू सपोर्ट द पीपल। इसीलिए जो कंप्यूटर का मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन मकसद है कंप्यूटर का क्या है, इंसानों को, पीपल्स को, लोगों को सपोर्ट करना, मतलब उसका काम आसान करना, लोगों को काम आसान करना, क्योंकि वो भी एक मशीन है। इट कैन बेनिफिट अ लॉट ओवर मैनुअल ऑपरेशन, और ये बहुत ज़्यादा मैनुअल मतलब हाथ से लिखे करे जाने वाले काम से ज़्यादा बेनिफिट है, ये बहुत आसान है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हम जो हाथ से काम करते हैं उसके बजाय अगर हम कंप्यूटर से काम करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कंप्यूटर। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट्स मेरिट्स। अब इसके कुछ मेरिट्स के बारे में, उसकी खूबी या उसकी जो अच्छाई है, जो मतलब हमें यूज़फुल हैं, उसकी बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, क्विक रिस्पॉन्स, कि जो हम कंप्यूटर की तरफ से हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, क्विक आंसर मिलता है। द कंप्यूटर कैन रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली, मतलब कंप्यूटर एक इंस्टेंटली फ़ौरन हमें आंसर देता है, फ़ौरन हमें रिस्पॉन्स देता है। इट इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, ये एक बहुत फास्ट डिवाइस है। इट कैन एग्जीक्यूट द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फ्यू सेकेंड दैट अ ह्यूमन कैन डू इन मच मोर टाइम। ये कंप्यूटर के ज़रिए हम अगर काम करें तो कंप्यूटर जो बड़ा काम है, एग्जीक्यूट अमाउंट ऑफ वर्क, काफ़ी काम जो है फ्यू सेकेंड्स में कर सकता है, जो काम अगर इंसान करने बैठे, ह्यूमन करने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। A powerful computer is fully competent to perform around 3 to 4 million arithmetic operation per second। अगर हम पावरफुल कंप्यूटर कोई लें तो वो इतना कम्पिटेंट होता है, इतना कैपेबल होता है, इतना इस काबिल होता है कि वो 3 से 4 मिलियन अरिथमेटिक ऑपरेशन एक सेकंड में कर दे। ठीक है, उसका नेक्स्ट पेज नंबर 11, एक्यूरेसी, पॉइंट सेकेंड, एक्यूरेसी। द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट्स इट्स टास्क एक्यूरेटली। हमें पता है जो हम कंप्यूटर जो काम करता है वो एक्यूरेटली, बिल्कुल करेक्टली सारे काम अपना करता है। देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिटिंग एरर, उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि उसके अंदर कोई एरर आ सकता है या गलती आ सकती है। द वर्ड एक्यूरेसी सिग्निफाइज एग्जैक्टनेस ऑफ आउटपुट, और जो एक्यूरेसी हम जो यहाँ वर्ड बोल रहे हैं किस लिए बोल रहे हैं कि एग्जैक्टनेस मतलब करेक्ट, कितना आउटपुट हमें वो करेक्ट देता है, उसे हम कह रहे हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेट। द कंप्यूटर नेवर प्रोड्यूसेस रॉन्ग आउटपुट अनटिल एंड अनलेस यूजर फीड्स इनकरेक्ट इनपुट। कंप्यूटर जब तक तुम्हें कोई गलत आंसर नहीं देगा, जब तक तुम कोई गलत उसमें क्वेश्चन ना पूछ लो या इनकरेक्ट इनपुट ना दे दो, तब तक वो तुम्हें कोई रॉन्ग आउटपुट नहीं देगा। अगर तुम्हारा इनपुट ही गलत है तभी रॉन्ग आउटपुट या एरर लिख के आता है उसके अंदर, या एरर देता है वो। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट, वैरायटी ऑफ जॉब। कंप्यूटर के जरिए हम वैरायटी ऑफ जॉब्स कर सकते हैं। इट कैन परफॉर्म वेरियस जॉब्स ऑफ टाइप्स ऑफ जॉब्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं कंप्यूटर से। कैसे? अ वैरायटी ऑफ जॉब्स डिपेंड ऑन इट्स हार्डवेयर फीचर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। अगर हम वैरायटी ऑफ जॉब की बात करें कि वो अलग अलग तरह के काम कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका हार्डवेयर फीचर कैसा है। हार्डवेयर फीचर काफ़ी अच्छा है तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा, या इस पे डिपेंड करता है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो क्या क्या काम करवा रहा है। जो इंसान जैसा उसे इंस्ट्रक्शन देगा वैसे ही वो काम करेगा, तो वही कह रहे हैं वेरियस जॉब करेगा वेरियस टाइम पर, मतलब एक ही टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक ड्राइंग, प्ले म्यूजिक, सर्फ द इंटरनेट, प्ले अ कंप्यूटर गेम ऑन इट। जैसे कि एक ही वक्त में हम क्या क्या काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, या ये के लिए एक ही कंप्यूटर पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या म्यूजिक सुन सकते हैं, या इंटरनेट चला सकते हैं, या हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं उसकी मेमोरी की बात। मेमोरी की बात क्या है? अ कंप्यूटर कंटेन्स इट्स मेमोरी इन अ डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो अपनी मेमोरी किस में कंटेन करता है, किस में रखता है? डिवाइस में रखता है, अपने डिवाइस में ही मेमोरी इकट्ठा करके रखता है। द कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिमेंबर एनी इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इट्स स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को वो कहाँ पर क्या कर सकता है, याद रख सकता है, रिमेंबर कर सकता है और स्टोर कर सकता है अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। इट स्टोक्स डेटा, नॉलेज, रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये डेटा, नॉलेज और रिजल्ट जो हैं, हम जो इसके अंदर रिजल्ट फीड करते हैं, जो भर देते हैं, वो काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोक कर सकता है, रख सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड बिकॉज ह्यूमन माइंड फॉरगेट्स 90% ऑफ द स्टोरेज। ये इंसान के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इंसान 90% चीज़ें याद करी हुई भूल जाता है, 10% ही उसे याद रहता है। इसीलिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम चीज़ें रखने के लिए या याद रखने के लिए, कि अगर हम भूल जाएं तो फिर बाद में हम उसे देख लें। फिफ्थ पॉइंट क्या है? नीटनेस, कि कंप्यूटर की नीटनेस के बारे में। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स अवर टास्क वेरी नीटली, इट डिजिट्स आर वेरी क्लियर, मोरओवर इट कैरीज आउट द टास्क इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमन। क्या कह रहे हैं? जो कंप्यूटर है वो नीटली, साफ सुथराई से काम करता है, उसके वर्ड्स हमें क्लियरली दिखाई देते हैं और वो वही टास्क करता है जो कि इंस्ट्रक्शन से दिए जाते हैं ह्यूमन के जरिए। इट परफॉर्म दीज वर्क विद अनथिंकेबल एक्यूरेसी, स्पीड्स एंड नीटनेस फॉर आवर सेक।
हमारी इच्छा के हिसाब से वो सारे काम करता है जो अनथिंकेबल एक्यूरेसी है, मतलब जो अनथिंकेबल है, मतलब वो खुद नहीं सोचता है, एक्यूरेसी हम बता नहीं सकते, इतना एक्यूरेट काम करके हमें देता है, इतनी जल्दी काम कर देता है, या इतनी स्पीड के हिसाब से, इतनी सफाई के हिसाब से हमें वो, हमारी इच्छा के हिसाब से, हमारी सेक के हिसाब से हमें वो काम करके देता है। उसके बाद अब ये एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। एक्सरसाइज में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमें किस में करनी है, बुक में करनी है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें कॉपी में करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग, ये हमें बुक में करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट, द फर्स्ट गियर ड्राइव कैलकुलेटिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाई, जो फर्स्ट गियर ड्राइव कैलकुलेटिंग मशीन थी किसने इन्वेंट की थी, पास्कल ने। किसने इन्वेंट की थी, पास्कल ने। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इस पर आप टिक लगाइए। बी पार्ट, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, जो पहली लेडी प्रोग्रामर थी वर्ल्ड में, कौन थी वो, अगस्टा अडा लवलेंस। ठीक है, अगस्टा अडा लवलेंस, ये इनका नाम है। ये कौन थी, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी वर्ल्ड में। 4th ऑप्शन इज करेक्ट, इस पर आप सभी टिक करिए। सी पार्ट, द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, जो पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो बनाया गया था वो किसने बनाया था, हार्वर्ड एकेन ने बनाया था। ठीक है, तो 4th ऑप्शन है इसका भी, इस पर भी आप टिक करिए। नेक्स्ट, डी पार्ट, हु इन्वेंटेड नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया था, नेपियर ने किया था। किसने किया था, नेपियर ने। फर्स्ट पार्ट है इसका, इस पे आप सभी टिक करिए, क्या है इसका, नेपियर ने किया था, नेपियर बोन्स। नाउ पेज नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें कॉपी में करनी है, इसके लिए हम कॉपी ओपन करेंगे। ठीक है, कॉपी ओपन करिए, टॉप पर लिखेंगे पार्ट फर्स्ट, अंडरलाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे चैप्टर फर्स्ट, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी चैप्टर का नेम लिखेंगे, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 4th जनरेशन थी कंप्यूटर की उसके 3 हमें फीचर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग लिखी, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद यहाँ पर डेट उस दिन की लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर ए, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो 4थी जनरेशन थी उसके 3 फीचर्स हमें बताने हैं। आंसर ए क्या है, फर्स्ट इसका है फीचर्स, माइक्रो प्रोसेसर आर डिज़ाइन टू यूज़ इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस जनरेशन में, इस कंप्यूटर की जनरेशन में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हो गया था, बना दिया गया था और इसमें यूज़ किया गया था। सेकंड फीचर, दिस इनपुट इज़ फेड थ्रू माउस, स्कैनर, साउंड एक्सेट्रा एज इनपुट डिवाइस, इसमें क्या था, इनपुट की फॉर्म में हम क्या यूज़ करते थे, माउस यूज़ करते थे, स्कैनर आ गया था, साउंड आ गया था एक्सेट्रा, ये किस लिए यूज़ होते थे, इस इनपुट डिवाइसेस के तौर पर यूज़ किए जाते थे। थर्ड पार्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज विद वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड एसेसिंग स्पीड आर यूज इन दिस कंप्यूटर, और काफ़ी टाइप्स की मेमोरीज आ गई थी इसमें, जो कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी थी इसके अंदर, एसेसिंग स्पीड थी, आर यूज इन द कंप्यूटर, काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी और एसेसिंग स्पीड आ गई थी। ठीक है, यानी स्पीड के अंदर चेंजेस आ गए थे, इसके अंदर स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी इस कंप्यूटर की, और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी गई थी, हम काफ़ी डेटा स्टोर कर सकते थे। तो ये 3 फीचर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट, व्हाट डिड चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन, चार्ल्स बेबेज ने क्या डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर बी हमने यहाँ लिखा, व्हाट डिड चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन, आंसर बी, चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन अ स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन, चार्ल्स बेबेज ने क्या ड्राइव किया था, क्या बनाया था, क्या डिज़ाइन किया था, ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन, स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी। He generated the concept of computer. He also discovered another machine called the analytical engine. इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर इन्होंने जनरेट कर दिया था, वहीं से ही कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। और इन्होंने एक और अनदर मशीन बनाई थी, क्या नाम था उसका, द एनालिटिकल इंजन, ये दूसरी मशीन इन्होंने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर सी, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी लिख के यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया है, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, आंसर सी है इसका। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स,
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स। किसके लिए? सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम्स के लिए। फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी के लिए। दे वर एनॉर्मस, यूज्ड ग्रेट डील्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ज़्यादा एनॉर्मस थी और ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते था और काफ़ी हीट इसके अंदर से गर्मी निकलती थी, तो उसके लिए भी हमें वेंटिलेशन का इंतज़ाम करके रखना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमें चौथी और पांचवी जनरेशन के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन हमने उतारा यहाँ पर। क्या है आंसर नंबर डी? डिफरेंसेस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस, ये हमें थोड़ा सा लिखा, उसके बारे में हम यहाँ पर 2 लाइन करेंगे, 2 कॉलम करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। पहले एक साइड लिखेंगे फोर्थ जनरेशन, नेक्स्ट साइड दूसरी साइड फिफ्थ जनरेशन। पहला क्या है? फोर्थ जनरेशन में पहला क्या था डिफरेंस? माइक्रो प्रोसेसर आर डिजाइन टू यूज इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर हमने यूज़ किया था, हमें सबको पता है। उसके बाद इसमें क्या था? दे आर स्टिल डेवलपिंग कंडीशन, दे आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है और ये अभी भी डेवलपिंग कंडीशन में है, मतलब ये दिन पर दिन ये इसमें चेंजेस आते रहते हैं और डेवलपमेंट होते रहते हैं फिफ्थ जनरेशन में। इसमें क्या है फिर सेकंड में? द इनपुट इज़ फेड थ्रू माउस, स्कैनर, साउंड एक्सेट्रा। इसमें जो हम इनपुट देते थे वो किसके ज़रिए देते थे? माउस के ज़रिए या स्कैनर के ज़रिए। यहाँ पर आपका क्या आएगा? माउस के ज़रिए, स्कैनर के ज़रिए और साउंड के ज़रिए। और इसमें क्या था? दे हैव सर्टेन एप्लीकेशन लाइक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। और इसमें क्या है कि हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के ज़रिए हम बोल भी देते हैं तो ये क्या कर लेता है? इनपुट फिट हो जाता है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। जो फोर्थ जनरेशन है इसके साथ क्या हुआ? इंटरनेट का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। और इसमें क्या है? थर्ड पॉइंट इसका क्या है? दे विल बी एबल, ये किस लायक है? दे विल बी एबल टू डेवलप डिवाइसेस दैट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। अब ये इस लायक है कि ये डिवाइसेस को डेवलप करा जा सके कि वो रिस्पॉन्ड करें नेचुरल लैंग्वेजेस को। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए? इसके डिफरेंसेस हो गए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर डी तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैच द कॉलम है जो आपको बुक में करनी है। तो मैच द कॉलम क्या है? यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद द करेक्ट वन। अब हमें इनसे मैच करना है। क्या है? ए पार्ट, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब था? 1956 से लेकर 1963 तक। तो इसे हमने इससे मैच कर दिया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो वो क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट थे तो इसे हमने इससे मैच कर दिया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था तो हमें इससे इसको मैच कर दिया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फिर हार्डवर्ड मार्क फर्स्ट क्या था? हार्डवर्ड मार्क फर्स्ट क्या था? ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। फिर एबेकस क्या था? एबेकस में क्या चीज़ थी? हेवन और अर्थ हुआ करता था। हेवन क्या हुआ करता था? ऊपर वाले जो वो होते थे बीट्स होते थे, बेड्स होते थे, और जो नीचे वाले होते थे वो क्या होते थे? अर्थ, उन्हें हम कहते हैं। तो एबेकस क्या है? हेवन और अर्थ से मिला दिया हमने। पास्कलाइन क्या था? ब्लेस पास्कलाइन किससे मैच कर रहा है? ब्लेस पास्कल से। हमने इसको इससे मैच कर दिया। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी आपको ये खुद करनी है और ये एक्सरसाइजेज यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और चैप्टर नंबर 1 किसका है? ये PA फर्स्ट का है, यानी PA फर्स्ट में ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो आपका PA फर्स्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।